फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। हाँ, हम चल रहे थे काव्य दोषों पर और आपसे कह के गए थे, जो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी, कि आने वाली जो वीडियो उसमें हम ये दोष एक समाप्त कर देंगे। और अब हमारा लास्ट रह गया था और वो लास्ट था हमारा वाक्य दोष। हमने शब्द दोष कर लिए थे, अर्थ दोष कर लिए थे और रस दोष भी कर लिए थे। जितने प्रकार जितने टाइप्स यहाँ दिए गए थे उन सबको हम कर चुके थे। तो देखें, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है वहाँ वाक्य दोष माना जाता है। जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना, जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है वहाँ वाक्य दोष माना जाता है। वहाँ वाक्य दोष माना जाता है। इसके भेद कौन कौन से वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। देखो, इस किताब में हमारे जो सिलेबस है ना 12वीं का, उसमें 4 या 5 दिए गए। न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अक्रमत्व दोष और पुनरुक्ति दोष। तो 4 दोष हमारे सिलेबस में है। 4 दोषों को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाल दें क्रमत्व दोष। एमिस नहीं, क्रमिस क्रम, अर्थात क्रम का सही निर्धारण न होना। क्रम का सही निर्धारण न होना, क्रम का सही निर्धारण ना होना। जो क्रम पहले आना चाहिए था, जैसे गिनती अपन कर रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 4 आता, ये नहीं पहले 4 आया, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो यहाँ क्रम का सही निर्धारण नहीं होता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। ये दोष विभक्ति चिन्हों में हो सकता है, अव्यय में हो सकता है, उपसर्ग आदि क्रम भंग होने से होता है। देखें, जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जब शब्दों में, जब वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं होता तो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अक्रमत्व दोष होता है। शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता, इसमें विभक्ति चिन्ह, अव्यय, उपसर्ग आदि का क्रम ठीक नहीं होता। इसमें विभक्ति चिन्ह, उपसर्ग, अव्यय आदि का क्रम ठीक
नहीं होता। तो जहाँ क्रम बदल जाता है दोस्तों, क्या बदल जाता है, जहाँ क्रम बदल जाता है वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। देखिए उदाहरण, ऐसे देना प्रगट दिखला, ऐसे देना प्रगट दिखला, ऐसे देना प्रगट दिखला, नित्य आशंकिता हो। नित्य आशंकिता हो। तो यहाँ देना शब्द जो है ना, देना, देना, ये जो देना शब्द है, दिखला शब्द, दिखला शब्द के बाद आ जाना ना, ऐसे प्रकट दिखला देना, ऐसे प्रकट ऐसे प्रकट दिखला देना। तो देना शब्द किसके बाद आना चाहिए था, दिखला देने के बाद। क्या आना चाहिए था, दिखला देने के बाद। इसलिए यहाँ अक्रमत्व दोष है। क्या है भाई साहब, अक्रमत्व दोष। कौन सा दोष है, अक्रमत्व दोष। अब जैसे मैं ऐसे उदाहरण देखूं, जैसे राम जाता है बाजार, तो यहाँ राम बाजार जाता है आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था राम जाता है बाजार। देखिए एक उदाहरण और देख लें इसमें एक उदाहरण है कि विश्व में लीला निरंतर, विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानव, कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। तो यहाँ अगर इस मानवी शब्द को हम यहाँ लिया में लीला से पहले के मानवी, कि विश्व में मानवी लीला, मानव की जैसी लीला निरंतर कर रहे हैं वे, या प्रभु की बात आई कि वे प्रभु विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं। तो जो शब्द क्रम सही नहीं है वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है दोस्तों, अक्रमत्व दोष। में समझ में आ गया होगा कि क्रम जहाँ चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रम चेंज हो जाता है, वहाँ कौन सा दोष होता है, अक्रमत्व दोष। अगला दोष चलते हैं। दूसरा है भाई साहब न्यून पदत्व दोष। नाम से दिख रहा है, न्यून मीन्स कम, पद मीन्स पद, अर्थात जिस वाक्य में कम पद दिए गए, कोई ना कोई शब्द छूटा दिया गया है, जहाँ वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद अथवा शब्द जोड़ने पड़े, तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। कौन सा, न्यून पदत्व दोष। अर्थात जब वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। क्या होता है, न्यून पदत्व दोष। देखें, जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, किसी शब्द की कमी रह जाती है
तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। कोई कमी रह जाती किसी शब्द में तो वहाँ कौन सा अर्थ होता है? न्यून पदत्व। यानी कि जहाँ अविष्ट या वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद अथवा शब्द जोड़ने पड़े तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। देखिए, जहाँ वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद अथवा शब्द जोड़ देने पड़े तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। कोई सही बात है, कोई शब्द छूट जाता है कि शब्द की कमी रह जाती है अर्थ निकालने के लिए, तब हमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ जाते हैं तो वहाँ कौन सा दोष होता है भाई साहब? न्यून पदत्व दोष। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण देखो, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। देखिए साहब, उदाहरण, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यदि मैं आपको यहाँ लगा दूँ आगे आपकी, तो ये मिस कर गया है सब, ये कमी रह गई है। अब इसको अर्थ निकालने के लिए हमें कौन सा शब्द जोड़ना पड़ा? आपकी। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। क्या बन जाए? सब काम। एक उदाहरण और देखिए, बंसी प्यारी मधुर स्वर की साथ में सोहती है। बंसी प्यारी मधुर स्वर की साथ में सोती में सुंदर लगती है, सोहती। कि बंसी प्यारी मधुर स्वर की साथ में सोहती है। अब मैं यहाँ यूँ लिख दूँ उनके कि बंसी प्यारी मधुर स्वर की बंसी जो थी उनके साथ में बहुत अच्छी लग रही। तो एक शब्द यहाँ छूट गया है, इसलिए हमें दूसरा शब्द यहाँ जोड़ देना पड़ा है। क्या है? अब देखो एक उदाहरण देखिए, ऐतिहासिक उदाहरण है। पानी पावक पवन प्रभु। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाध त्यों साध। देखो सब, ये उदाहरण है। ज्यों असाधु त्यों साधु। अब देखो ऐतिहासिक उदाहरण, पहले तो प्रसंग देखो कब का है। ये साहब रामचंद्रिका से लिया गया है, केशवदास ने लिखा था। ये उस समय का उदाहरण है जब अंगद गए थे रावण के दरबार में।
तो रावण के दरबार में जब अंगद गए थे तो रावण ने अंगद से कहा कि तू किसकी सहायता कर रहा है, तू उसकी सहायता कर रहा है जो तेरे बाप को जिसने मारा था, इसलिए अंगद तू मेरी साइड में आ जा, मेरी सेना ले जा, मैं तुझे फिर दोबारा से वानर राज बनवा दूंगा, क्योंकि उसका पिता वाली वानर राज था, बहुत बलशाली था। और मेरी सेना लेकर के अंगद तू जा, हनुमान राम से युद्ध कर और सुग्रीव को बंदी बना के ला। तब अंगद उससे ये कह रहा है, पानी, पावक, पावक मिस आग, पवन मिस हवा और प्रभु मिस प्रभु, ये चार चीज कि पानी, पावक, पवन, प्रभु। पानी, हवा, आग और प्रभु। जो असाद त्यों साध। तो यहाँ एक शब्द छूटा हुआ है, देखो ये चार चीज जो हैं, जो असाधु त्यों साध, साधु और असाधु। जहाँ साधु और असाधु दोनों को अलग अलग व्यवहार नहीं करते, अर्थात ये जो है सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, इनके द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ समान व्यवहार वाला शब्द छोड़ दिया गया है कि ये सब चीज़ जो है असाधु तो साधु, साधु और असाधु के प्रति, सबके प्रति समान व्यवहार करते हैं, देख करके नहीं करते। साधु है तो साधु के लिए अलग करें, असाधु है तो असाधु के लिए अलग करें, नहीं, ये सबके लिए समान व्यवहार करते। तो यहाँ समान व्यवहार जो शब्द है वो छूटा हुआ है। क्या है? छूटा हुआ है, इसलिए यहाँ न्यून पदत्व दोष आया है। कौन सा दोष आया है? न्यून पदत्व दोष। अब देखते हैं हम सब अगला उदाहरण। अगला दोष है अधिक पदत्व दोष। हेडिंग डालें अधिक पदत्व दोष की। अधिक पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष। कभी जब वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, अगर उन्हें हटा दें तो मुख्य अर्थ में कोई बाधा नहीं आती, कोई डिस्टर्ब नहीं होता, तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। कौन सा होता है? अधिक पदत्व दोष। जब कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी काव्य के मुख्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं आती, तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है, यानी आवश्यकता से अधिक शब्द का, पदों का प्रयोग, आवश्यकता से अधिक शब्दों का या पदों का प्रयोग। आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, अर्थात जब कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जिन्हें हटाने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती है। वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है कि जहाँ कोई शब्द की आवश्यकता नहीं है और भी जबरदस्ती उस शब्द को घालमेल कर दिया गया, यदि हम उस शब्द को हटा दें
तब काव्यार्थ के ग्रहण के अर्थ में कोई समस्या नहीं होती। जैसे लपटी पुष्प पराग पद शनि स्वेद मकरंद, पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है, ऐसे मैं लिख दूँ। पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। तो देखो पराग तो पुष्प का ही होता है ना, तो अपन यूँ कहते पुष्प से रंग कर भ्रमर गुंजारता है, तो यहाँ शब्द अनावश्यक है। अगर हम इसे हटा दें तब भी इसके अर्थ में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? अधिक पदत्व दोष। जिसमें यूँ लिख दूँ हिमालय पर्वत हरा भरा हो गया, तो यहाँ पर्वत वैसे ही आया सा, क्योंकि हिमालय हरा भरा हो गया तो वो पर्वत ही था, तो यहाँ आ गया अधिक पदत्व दोष की श्रेणी में। समझ गए? और लास्ट है हमारा पुनरुक्ति दोष। जिस तरह अलंकार में आया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की, एक शब्द एक ही जगह बार बार आ रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम यही बात है इस दोष में है कि एक शब्द बार बार एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है, कोई आवश्यकता नहीं होती फिर भी प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। क्या होता है? वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। रुक्ति कह लो रुक्त कह लो, एक ही बात है। देखें जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। जैसे कोमल वचन सभी को भाते, कोमल वचन सभी को भाते, एक लाइन, कोमल वचन सभी को भाते, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन, अच्छे लगते मधुर वचन, कि कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ भाना भी अच्छा है, अच्छा लगना एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? पुनरुक्त प्रकाश। दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट्स में उदाहरण दे करके पूछा था सर इसमें कौन सा दोष है, वो उदाहरण देखें, बड़ा अच्छा उदाहरण है, देखिए साहब। अजा सहेली तासुरिपु, अजा सहेली तासुरिपु, ता जननी भरतार, अजा सहेली तासुरिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार,
भजिए बारंबार। उदाहरण देख लो। हो अजह सहेली तासुरिपु ता जननी भरितार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। हो भजिए बारंबार। अर्थ देखना, अजा कहते हैं दोस्तों बकरी को। किसको? अजा सहेली। बकरी की सहेली कौन हुई? भेड़। बकरी की सहेली कौन हुई? भेड़। तास उसका, रिपु शत्रु कौन हुई? एक घास होती है दोस्तों, और उस घास का नाम है ब्रुट। घास का नाम क्या है? ब्रुट घास है। कहते हैं उस घास को खा लेता है तो भेड़ का थोड़ा शत्रु मौत सी हो जाती है। ता जननी, उस घास की जननी कौन है? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। भरतार कहते हैं पति। पृथ्वी के भरतार कौन है? इंद्र। ता के सुत, इंद्र का सुत कौन है? बेटा कौन है? अर्जुन। और अर्जुन का मित्र कौन है? कृष्ण। कृष्ण को भजिए बारंबार। अर्थात कृष्ण को नाम लेने के लिए इतना बड़ा अर्थ, इतने बड़े शब्दों का घालमेल किया गया। तो जहाँ हमारा अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें क्लिष्टत्व दोष है। कौन सा दोष है? कि अजा सहेली तासुरिपुता जननी भरतार, और ता के सुत के मित्र को भज तू बारंबार। कभी ये भी कह सकता था कि कृष्ण को तू बार बार भज। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा टॉपिक जो काव्य दोष था आज हमारा समाप्त होता है। इससे अगले वाले जो आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको नया टॉपिक लेकर के आएंगे। बड़ा रोचक और बड़े ट्रिकी अंदाज में हम उसे पढ़ाने वाले हैं। ट्रिकी लेवल में थोड़ी सी देर से थोड़ी सी पढ़ने पर वो हमारा अर्थ समझ में आएगा। और टॉपिक का नाम है दोस्तों छम। तो मित्रों अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिएगा विदा, आज्ञा। धन्यवाद।